नमस्ते मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने चैनल हिंदी विद दीप्ति मेहता में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। जैसा कि हम कक्षा 10 की कृतिका पाठ्य पुस्तक को पढ़ रहे थे, जिसके अंतर्गत हमारा तीसरा पाठ था मधु काकरिया जी का साना साना हाथ जोड़ी। ये एक नेपाली प्रार्थना है, साना साना हाथ जोड़ी। तो इसका आधा भाग हमने पढ़ लिया था। आधे, क्योंकि बहुत बड़ा पाठ था, वीडियो बड़ा हो जाए इसलिए हमने आधा पाठ पढ़ा था और आधा पाठ हमारा बाकी था। हमने देख लिया था कि लेखिका जी है वह हिमालय की यात्रा पर निकलती है और बहुत सुंदर सुहावने दृश्यों को, झरनों को, नदियों को देखते देखते आगे बढ़ती है। और जब आगे बढ़ती है तो वहाँ महिलाओं को पत्थर तोड़ते हुए देखती है, पीठ के पीछे बच्चों को बांधकर, और पत्थर तोड़ते तोड़ते वह सोचने लग जाती है कि इनकी मेहनत कितनी ज़्यादा है। वहाँ तक हमने देख लिया था और हम इतना अपन रिवाइज कर लेते हैं। ये देश की आम जनता ही नहीं, जीवन के प्रति संतुलन भी है। ये लेखिका कहती है ये वेस्ट एंड रिपेइंग है, यानी वेस्ट चीज़ों से अच्छी नई चीज़ें बनाना, कितना कम लेकर ये समाज को कितना अधिक वापस लौटा देती है। ये अपनों ने पढ़ लिया था कि उन पत्थर तोड़ती औरतों को देखकर लेखिका सोचती है कि ये कितना कम लेती है और कितना वापस देती है इस देश को। मन ही मन सोचा मैंने और हम वापस जीप की ओर मुड़ने लगे। तभी मैंने देखा वे श्रम सुंदरिया किसी बात पर इस कदर खिलखिलाकर हंस पड़ी थी कि जीवन लहरा उठा था और वह सारा खंडर ताजमहल बन गया था। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारे आगे है, देखो बच्चों, हम लगातार ऊंचाई पर चढ़ते जा रहे थे। जितेन बता रहा था। जितेन कौन था? मैंने आपको बताया था, ड्राइवर था। तब अब हम हर मोड़ पर हेयर पिन बेंट लेंगे और तेजी से ऊंचाई पर चढ़ते जाएंगे। हेयर पिन बेंट के ठीक पहले एक पड़ाव पर देखा 7-8 वर्ष की उम्र के ढेर सारे पहाड़ी बच्चे स्कूल से लौट रहे थे। अब क्या देखा उन्होंने? जब ऊपर चढ़ते जा रहे थे, हेयर पिन बेंट लिया उन्होंने और लेने से ठीक पहले उन्होंने एक पड़ाव पर ऐसा देखा कि 7-8 वर्ष की कुछ उम्र के बच्चे थे, पहाड़ी बच्चे, वो स्कूल से लौट रहे हैं और हमसे लिफ्ट मांग रहे थे। और उन्होंने किससे लिफ्ट मांगी? लेखिका की जीप से लिफ्ट मांगी। जितेन ने बताया हर दिन 3-3.5 किलोमीटर की पहाड़ी चढ़ाई चढ़कर ये बच्चे स्कूल जाते हैं। अब जितेन ने लेखिका को क्या बताया कि ये बच्चे हैं हर रोज 3-3.5 किलोमीटर की पहाड़ी चढ़ाई चढ़ते हैं और चढ़कर स्कूल पहुंचते हैं। तो लेखिका आश्चर्यवश पूछ ही बैठी कि क्या स्कूली बस नहीं? यानी लेखिका ने आश्चर्य से पूछा कि इनकी कोई स्कूली बस नहीं है। मणि के पूछने पर जितेन हंस पड़ा। किसने पूछा? मणि ने पूछा। मणि कौन थी? लेखिका की साथ में यात्रा करने आई थी। मैडम, यह मैदानी नहीं पहाड़ी इलाका है। मैदान की तरह यहाँ कोई भी आपको चिकना वर्बीला नहीं मिलेगा। यहाँ जीवन कठोर है, यानी कोई ऐसा चिकना वर्बीला नहीं मिलेगा। यहाँ जीवन कठोर है, यानी बड़े हुए पेट वाला। वर्बीला मतलब यहाँ देखो, ये देखो नीचे भी दे रखा, आप देख सको तो, बड़े हुए पेट वाला, यानी यहाँ कोई चिकना या बड़े हुए पेट वाला आपको नहीं मिलेगा। यहाँ जीवन कठोर है। नीचे तराई में ले देकर एक ही स्कूल है और दूर दूर से बच्चे उसी स्कूल में जाते हैं। और सिर्फ पढ़ते ही नहीं, इनमें से अधिकांश बच्चे शाम के समय अपनी माँओं के साथ मवेशियों को चराते हैं, पानी भरते हैं, जंगल से लकड़ियों के भारी भारी गट्ठर ढोते हैं और खुद मैंने भी ढोए थे। यानी यहाँ जो है जितेन वो कह रहा है कि यहाँ के जो बच्चे हैं वो स्कूल में सिर्फ पढ़ने ही नहीं जाते, अपनी माँ के साथ कामों में भी हाथ बटाते हैं। वो मवेशियों को चराते हैं, पानी भरते हैं और लकड़ियों के भारी भारी गट्ठरों को सिर पर उठाकर जाते हैं। खुद ये काम मैंने भी किए हैं, जितेन बता रहा है। खतरा अब धीरे धीरे बढ़ने लगा था। रास्ते और भी संकरे होते जा रहे थे, मतलब बहुत संकरे होते जा रहे थे रास्ते। कई बार लगता है जैसे रास्तों को इंच टेप से माप कर एक जीप जितना ही चौड़ा बनाया गया है। ऐसा ही लगता था कि सिर्फ एक जीप निकल सके, इतना ही नाप तोल कर रास्ते को बनाया गया है कि जरा भी संतुलन बिगड़े, इंच पर भी जीप इधर उधर खिसके तो हम सीधे घाटियों में, यानी ऐसा लगता था कि यहाँ से जीप का जरा भी संतुलन अगर बिगड़ जाता है तो हमारी जीप सीधे घाटियों से जाकर टकराएगी और हम उस नीचे गिर पड़ेंगे। इन रास्तों पर जगह जगह लिखी चेतावनियाँ भी हमें खतरों के प्रति सजग कर रही थी। सामने ही लिखा था, धीरे चलाए, घर में बच्चे आपका इंतज़ार कर रहे हैं। चेतावनियाँ लिखी रहती थी कि आप गाड़ी को धीरे चलाएं, आपके बच्चे आपके घर पर आपका इंतज़ार
कर रहे हैं। थोड़ा और आगे बढ़े कि फिर एक चेतावनी, वी केयर मैन इंटर अराउंड, यानी आप केयर से जाइए आगे, इंटर करने के लिए राउंड वाला रास्ता है, चौराहे गोल रास्ता है। हम नरभक्षी जानवर नहीं, दूध देने वाले याक दिखे, काले काले ढेर सारे याक। और वहाँ कौन सा पक्षी दिखाई, उनको पशु दिखाई दिया, याक दिखाई दिया, काले काले ढेर सारे याक। वहाँ पर उनको पहाड़ी इलाकों में याक रहते हैं, वो उनको दिखाई दिए। पहाड़ों पर गिरती बर्फ से प्राकृतिक ढंग से रक्षा करने वाले घने घने बालों वाले याक। कैसे याक थे? घने घने बालों वाले याक उनको दिखाई दिए थे। सूरज ढलने लगा था। हमने देखा कुछ पहाड़ी औरतें गायों को चराकर वापस लौट रही थी। कुछ के सिर पर लकड़ियों के भारी भरकम गट्ठर थे। ऊपर आसमान फिर धुंध और बादलों से घिरा हुआ था। उतरती संध्या में जीप अब चाय के बागानों से गुजर रही थी। अब लेखिका कह रही है कि जब हम सूरज ढलने लगा था और हमने देखा कि औरतें हैं वो गायों को चरा कर वापस लौट रही थी और सिर पर भारी भरकम लकड़ियों के गट्ठर पकड़े हुए थे और आसमान में भी धुंध छाई हुई थी और आसमान पूरा किससे घिरा हुआ था? बादलों से घिरा हुआ था। उतरती संध्या में जीप अब चाय के बागानों से गुजर रही थी। फिर एक दृश्य ने मुझे खींचा। नीचे चाय के हरे भरे बागानों में कई युवतियाँ बोकू पहने, यानी बोकू एक सिक्किम का परिधान है। आपको पूछा जाए तो आप बता सकते हो बोकू क्या है? तो सिक्किम का परिधान है। चाय की पत्तियां तोड़ रही थी, नदी की तरह उफान लेता उनका यौवन और श्रम से दमकता गुलाबी चेहरा, यानी जो पत्तियां तोड़ने वाली युवतियां थी वह उनका यौवन था, वो चढ़ता हुआ था नदी की उफान के जैसा, और श्रम से उनका चेहरा है वो गुलाबी पड़ गया था। एक युवती ने चटक लाल रंग का बोकू पहन रखा था। सघन हरियाली के बीच चटक लाल रंग डूबते सूरज की स्वर्णिम और सात्विक आभा में कुछ इस कदर इंद्रधनुषी छटा बिखेर रहा था कि मंत्र मुग्ध सी मैं चीख पड़ी। इतना अधिक सौंदर्य मेरे लिए असह्य था। यानी जब उस चाय की पत्तियां तोड़ने वाली उस युवती का ये सौंदर्य देखा तो लेखिका से रहा नहीं गया और लेखिका के मुंह से अचानक से निकल पड़ा कि कितना अधिक सौंदर्य जो मेरे लिए असह्य, मतलब सहन योग्य नहीं था। युमथांग पहुंचने के लिए हमें रात भर लायुंग में पड़ाव लेना पड़ा था। अब हम युमथांग जाने के लिए निकले थे तो हमें रात भर लायुंग में रुकना पड़ा था। गगनचुंबी पहाड़ों के तल में सांस लेती एक नन्ही सी शांत बस्ती लायुंग। कैसी थी? शांत बस्ती थी लायुंग। सारी दौड़ धूप से दूर जिंदगी यहाँ निश्चित सो रही थी। इसी लायुंग में हम ठहरे थे, तीस्ता नदी के तीर पर बसे लकड़ी के एक छोटे से घर में। कैसे घर में रहे थे हम? तीस्ता नदी के किनारे पर, तीर मतलब किनारा, और किनारे पे बसे एक लकड़ी के छोटे से घर में हम रुके थे। मुंह हाथ धोकर मैं तुरंत ही तीस्ता नदी के किनारे बिखरे पत्थरों पर बैठ गई थी। और लेखिका ने क्या किया? उस घर से बाहर निकलकर और तीस्ता नदी के किनारे पत्थरों पर बैठ गई। सामने बहुत ऊपर से बहता झरना नीचे कल कल बहती तीस्ता में मिल रहा था और ऐसा दिखाई दे रहा था कि सामने से एक झरना है वह बहता हुआ नीचे कल कल बह रहा है और नीचे तीस्ता नदी में मिल रहा था। मध्यम मध्यम मतलब धीरे धीरे हवा बह रही थी। पेड़ पौधे झूम रहे थे। घरे बादलों की परत ने चांद को ढक रखा था। बाहर परिंदे और लोग अपने घरों को लौट रहे थे। इतना सुहावना वहाँ का वातावरण था। लेखिका कह रही है कि कल कल झरने बह रहे थे जो तीस्ता नदी में मिल रहे थे। धीरे धीरे हवा चल रही थी। पेड़ पौधे उस हवा से झूम रहे थे। घरे बादलों की परत ने चांद को ऐसा लग रहा था कि पूरे तरीके से ढक दिया हो। और बाहर परिंदे मतलब पक्षी और लोग अपने घरों की ओर लौट रहे थे। पक्षी और लोग दोनों ही अपने घरों की ओर क्या कर रहे थे? लौट रहे थे। वातावरण में अद्भुत शांति थी। मंदिर की घंटियों सी घुंघरुओं की रुनझुनाहट सी आंखें अनायास भर आई। यहाँ पे उपमा अलंकार है। मंदिर की घंटियों सी घुंघरू की रुनझुनाहट सी आंखें अनायासी क्या आई? भर आई। ऐसा लगा, इतना सुंदर वातावरण को देखकर लेखिका के आंखों में क्या आ गए? आंखों में आंसू आ गए। ज्ञान का नन्हा सा बोधिसत्व जैसे भीतर उगने लगा। वही सुख शांति और सुकून है जहाँ अखंडित संपूर्णता है। पेड़ पौधे अखंडित संपूर्णता मतलब कभी न खंडित होने वाली संपूर्णता। जैसे पेड़ पौधे पशु और आदमी सब अपनी अपनी लय ताल और गति में है। हमारी पीढ़ी ने प्रकृति की इस लय ताल और गति से खिलवाड़ कर अक्षम्य अपराध किया है। मतलब कभी नहीं क्षमा नहीं करने वाला अपराध। उपसर्ग है इसमें। हिमालय अब मेरे लिए कविता ही नहीं दर्शन बन गया था। अब यहाँ कवित्री क्या कह रही है? हिमालय तो मेरे लिए कविता ही नहीं एक दर्शन बन गया था। इतना मुझे हिमालय ने प्रभावित किया था।
अंधेरा होने के पहले ही किसी प्रकार डगमगाती शिलाओं और पत्थरों से होकर तीस्ता नदी की धार तक पहुंची। बहते पानी को अपनी अंजुली, मतलब अपने हाथ की जो अंजुली होती है, अंजुली में भरा और अतीत भीतर धड़कने लगा। स्मृति में कौंधा। हमारे यहाँ जल को हाथ में लेकर संकल्प किया जाता है। क्या संकल्प करो? अब जब लेखिका ने अंजुली में पानी भरा तो उसकी स्मृति में एक बात याद आ गई कि हमारे यहाँ पर क्या किया जाता है, अंजुली में पानी भरकर संकल्प लिया जाता है। और आज मैंने भी अंजुली में पानी भरा है, तो मैं क्या संकल्प करूँ, ये लेखिका सोच रही है। पर मैं संकल्प की स्थिति में नहीं थी, भीतर थी एक प्रार्थना, एक कमज़ोर व्यक्ति की प्रार्थना। भीतर का सारा हलाहल, मतलब उठक पटक, सारी मानसिकताएं बह जाए इसी धरती बहती धारा में। रात धीरे धीरे घिराने लगी। हिमालय में काला कंबल ओढ़ लिया था। जितेन ने लकड़ी के बने खिलौने से उस छोटे से गेस्ट हाउस में गाने की तेज धुन पर जब अपने संगी साथियों के साथ नाचना शुरू किया तो देखते देखते एक आदिम रात्रि की महक से परियों की कहानी सी महक एक रात महक उठी। मस्ती की मादकता का ऐसा संक्रमण हुआ कि एक एक कर हम सभी सैलानी गोल गोल घेरा नाचकर नाचने लगे। देखो, आपको अर्थ देखना हो तो हलाहल मतलब यहाँ विष और जहर, और ये मिलन संयोग 21। संक्रमण मतलब मिलन और संयोग, और हलाहल मतलब आपको विष, है ना। सारा जो हमारे शरीर के अंदर, मन के अंदर जो विष भरा है, सारी तामसिकता भरी है, वो क्या हो जाए, इस धारा में बह जाए। कवियत्री ऐसा संकल्प करती है। और फिर हिमालय ने काला कंबल ओढ़ लिया, मतलब रात हो गई। और जीते ने लकड़ी के खिलौने के छोटे से गेस्ट हाउस में क्या कर दिया, तेज धुन बजाने लगा और अपने संगी साथी के साथ क्या कर दिया, नाचना शुरू कर दिया। और देखते ही देखते वह जो रात्रि थी वो ऐसा लगने लगा कि परियों की कहानी बन गई, मोहक रात बन गई, ऐसा लगने लगा। और मस्ती और मादकता का ऐसा संक्रमण हुआ कि एक एक कर हम सभी सैलानी गोल गोल घेरा बनाकर नाचने लग गए। मेरी 50 वर्षीय सहेली मणि ने कुमारियों को भी मात करते हुए जो जानदार नृत्य प्रस्तुत किया कि हम सब अवाक उसे ही देखते रह गए। कितना आनंद भरा था उसके भीतर। ये विस्मयादि बोधक चिन्ह है, कहाँ से आता था इतना आनंद। कवियत्री सोच रही है कि उसके अंदर इतना आनंद भरा हुआ था और इतनी मस्त होकर वो नाचने लगी थी। कौन? मणि। तो और वो कवियत्री सोच रही है कि इसके अंदर इतना आनंद कहाँ से आता होगा। लायूं की सुबह बेहद शांत और सुरम्य सूप सर्ग है ना। तीस्ता नदी की शांत धारा के समान ही कलकल कर बहती हुई। अधिकतर लोगों की जीविका का साधन पहाड़ी आलू, धान की खेती और दारू का व्यापार। वहाँ जीविका का साधन क्या था? पहाड़ी आलू थे, धान की खेती थी और दारू का व्यापार। सुबह में अकेले ही टहलने निकल गई थी। मैंने उम्मीद की थी कि यहाँ मुझे बर्फ़ मिलेगी, पर अप्रैल के शुरुआती महीने में यहाँ बर्फ़ का एक कतरा भी नहीं था। यद्यपि हम सी लेवल से 1400 फीट की ऊंचाई पर थे, यानी नीचे के लेवल से हम कितने किलोमीटर की थे? 14,000 फीट की ऊंचाई पर हम थे। मैं बर्फ देखने के लिए बेचैन थी। हम मैदानों से आए लोगों के लिए बर्फ से ढके पहाड़ किसी जन्नत से कम नहीं होते। वहीं पर घूमते हुए एक सिक्किमी नवयुवक ने मुझे बताया कि प्रदूषण के चलते स्नोफॉल लगातार कम होती जा रही है, पर यदि मैं कटाऊ चली जाऊं तो मुझे वहां शर्तिया बर्फ मिल जाएगी। अब यहाँ पर एक नवयुवक मिला सिक्किम का, वो लेखिका को बताता है कि प्रदूषण के चलते यहाँ स्नोफॉल है, जो बर्फ़ गिरती है, वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। और अगर फिर भी देखनी है तो आप कटाऊ चली जाओ और मुझे वहाँ शर्तिया बर्फ़ मिल ही जाएगी। कटाऊ यानी भारत का स्विट्ज़रलैंड। किसको कहा है भारत का स्विट्ज़रलैंड? कटाऊ को कहा है। कहाँ गया? कटाव चली जाओ तो मुझे शर्तिया बर्फ मिल जाएगी। कटाव यानी भारत का क्या है? स्विट्जरलैंड है। कटाव जो कि अभी तक टूरिस्ट स्पॉट नहीं बनने के कारण सुर्खियों में नहीं था। सुर्खियों मतलब चर्चा में नहीं था और प्राकृतिक स्वरूप में था। कटाव जो लायुंग से 500 फीट ऊंचाई पर था और करीब 2 घंटे का सफ़र था। वह नवयुवक मुझे बतिया रहा था और उसकी घरवाली अपने छोटे से लकड़ी के घर के बाहर हमें उत्सुकतापूर्वक देख रही थी। यानी वो सिक्किम का नवयुवक है। वो लेखिका को बता रहा था कि कटाव है भारत का स्विट्ज़रलैंड है एक तरह का। आपको अगर वहाँ जाना है तो आप जा सकते हो, वहाँ बर्फ़ देखने आपको मिल जाएगी। पर यह अभी टूरिस्ट स्पॉट नहीं बना है और ज़्यादा सुर्खियों में भी नहीं है, इसलिए यह ज़्यादा प्राकृतिक स्वरूप में ही अभी
भी है। और कटाव जो है लायुंग से कितने किलोमीटर की दूरी पर था, कितने किलोमीटर की ऊंचाई पर, तो 500 फीट की ऊंचाई पर था और करीब लायुंग से 2 घंटे का सफ़र था। और वह नवयुवक को बतला रहा था ये सारी बातें कवयित्री को, और उसकी घरवाली है उस लकड़ी के घर से उनको उत्सुकतापूर्वक क्या करी थी, देख रही थी। तभी गाय ने आकर बाहर थैले में रखा हुआ उसका महुआ गुड़ुप क्या है, देखो आप देखो, निगल लिया। महुआ गुड़ुप मतलब महुआ निगल कर लिया था। महुआ जो शराब बनाई जाती है महुए से वो, और गुड़ुप मतलब निगल जाना। तो महुआ जो शराब बनाने के लिए महुए के इकट्ठा किया था वह क्या किया, लेकिन वहाँ पे वो गाय आई और उसने खा लिया। मीठी झिड़कियाँ देकर उसने गाय को भगा दिया था। उम्मीद, आवेश और उत्तेजना के साथ साथ अब हमारा सफ़र कटाव की और कटाव का रास्ता और ख़तरनाक था, और उस पर धुंध और बारिश। जितेन लगभग अंदाज से गाड़ी चला रहा था। पहाड़, पेड़, आकाश, घाटियाँ, सब पर बादलों की परत थी। सब कुछ बादलमय। बादलों को चीर कर निकलती हमारी जीप अब ये बादलों में से होकर गुजर रही थी कटाओ जाने के लिए लेखिका की जीप। खतरनाक रास्तों के एहसास ने हमें मौन कर दिया था, और उस पर बारिश, एक चूक और सब खलास। सांस रोके हम धुंध और फिसलन भरे रास्ते पर संभल संभल कर आगे बढ़ती जीप को देख रहे थे। हमारी सांस लेने की आवाज़ों के सिवाय आसपास जीवन का कोई पता नहीं था। फिर नजर पड़ी बड़े बड़े शब्दों में लिखी एक चेतावनी पर, इफ यू आर मैरिड डाइवोर्स स्पीड। थोड़ी ही दूर आगे बढ़े कि फिर एक चेतावनी, दुर्घटना से देर भली सावधानी से मोटली। इफ यू आर मैरिड, अगर आप मैरिड हो तो डाइवोर्स स्पीड, है ना, ऐसा लिखा हुआ था वहाँ पर। और दुर्घटना से देर भली सावधानी से मोटली, ऐसा वहाँ लिखा हुआ था। करीब आधे रास्ते बाद धुंध छटी और साथ ही सृष्टि और हमारे बीच फैला सन्नाटा भी हटा। नार्गे उत्साहित होकर कहने लगा, कटाओ हिंदुस्तान का स्विट्जरलैंड है। अगर आपको पूछा जाए कि स्विट्जरलैंड, हिंदुस्तान का स्विट्जरलैंड किसको कहा गया है, तो कटाओ को। अगर 2-4 नाम और दे दे तो आपको याद रखना है कटाओ। मेरी सहेली मणि स्विट्जरलैंड घूम आई थी। उसने तुरंत प्रतिवाद किया, नहीं, स्विट्जरलैंड भी इतनी ऊंचाई पर नहीं है और न ही इतना सुंदर। मणि ने प्रतिवाद किया, है ना, प्रति उपसर्ग है, बात किया, नहीं स्विट्जरलैंड नहीं, ये तो स्विट्जरलैंड से भी ज़्यादा ऊंचाई पर है, और स्विट्जरलैंड भी इतना सुंदर नहीं है जितना कटाओ सुंदर है। हम कटाव के करीब आ रहे थे क्योंकि दूर से ही बर्फ के ढके पहाड़ दिखने लगे थे। पास में जो पर्वत थे वे आधे हरे काले दिख रहे थे। लग रहा था जैसे किसी ने इन पहाड़ों पर पाउडर छिटक दिया हो। वो कहीं पाउडर बची रह गई हो और कहीं वह धूप में बह गई हो। नार्गे ने उत्तेजित होकर कहा, देखिए एकदम ताज़ा बर्फ है, लगता है रात में गिरी है यह बर्फ। और वहाँ पर क्या गिरी थी, कटाव में बर्फ गिरी थी। और कैसी बर्फ थी, एकदम ताज़ा, रात को ही गिरी हुई। थोड़ा और आगे बढ़ने पर अब हमें पूरी तरह बर्फ से ढके पहाड़ दिखाई दे रहे थे, यानी पूरे बर्फ पहाड़ से भरे हुए थे। साबुन के झाग की तरह सब और गिरी हुई बर्फ कैसी प्रतीत हो रही थी, बर्फ साबुन की झाग की तरह। मैं जीप की खिड़की से मुंडी मुड्डी मतलब मुंह निकाल निकाल कर दूर दूर तक देख रही थी चांदी से चमकते पहाड़, क्योंकि पूरे पहाड़ों पर बर्फ गिरी हुई थी तो चांदी की तरह वह सारा क्या है, चमक रहे थे पहाड़। तो कवियत्री कह रही है चांदी से चमकते पहाड़। एकाएक जितेन ने पूछा, कैसा लग रहा है। मैंने जवाब दिया, राम रोछो को देखो 25, अच्छा है। राम रोछो मतलब अच्छा है। मैंने जवाब दिया, अच्छा है। वह उछल पड़ा, अरे यह नेपाली बोली कहाँ से सीखी। राम रोछो अच्छा है नेपाली बोली है ना। तो एकदम से न वो जितेन है वो उछल पड़ा और उसने कहा, कवियत्री से आपने नेपाली कहाँ से सीखी। अपनी भाषा में के गर्व से उसकी आंखें चमक उठी, चेहरा इतराने लगा और तभी किसी चमत्कार की तरह हल्की हल्की बर्फ एकदम महीन महीन यानी छोटी छोटी मोती की तरह गिरने लगी। और वहाँ पर क्या है, महीन महीन यानी बारीक बारीक सी मोती की तरह बर्फ वहाँ पर गिरने लगी। तिम्रो यामा सेंधे मलाई सताऊंच यानी तुम्हारा प्यार मुझे सदैव रुलाता है। चहु और बिखरी यह बर्फीली सुंदरता जितेन के मन पर भी थाप लगाने लगी थी। ये तिम्रो माया ये नेपाली भाषा में है और इससे कहा गया है कि तुम्हारा प्यार मुझे सदैव रुलाता है। चहु और बर्फीली यह सुंदरता जितेन के मन पर भी थाप लगाने लगी थी। प्रेम की झील में तैरते हुए झुमझुम गाने लगा था वह। जितेन क्या है, इस सुंदरता को देखकर खुद ही इतना मनमोहक हो गया था, उस पर मोहित हो गया था कि वह
प्रेम की झील में डूबकर खुद ही झूम झूम गाने लग गया था। हम सभी सैलानी अब जीप से उतरकर बर्फ पर कूदने लगे थे। वहाँ यहाँ बर्फ सर्वाधिक थी, घुटनों तक नरम नरम बर्फ। ऊपर आसमान और बर्फ के ढके पहाड़ एक हो रहे थे। कई सैलानी बर्फ पर लेटकर हर लम्हे की रंगत को कैमरे में कैद करने लगे थे। मेरे पास पाव झनझन करने लगे थे, पर मन वृंदावन हो रहा था। भीतर जैसे देवता जाग गए हैं। ख्वाहिश हुई कि मैं भी बर्फ पर लेटकर इस बर्फीली जन्नत को जी भर देखूं। कवियत्री कह रही है, पर मेरे पास बर्फ पर पहनने वाले लंबे लंबे जूते नहीं थे। मैंने चाहा कि किराए पर ले लूं, पर कटाओ, युमथांग और जांगू लेक की तरह टूरिस्ट स्पॉट नहीं था। कटाओ है वह टूरिस्ट स्पॉट नहीं था। युमथांग के जैसे, झांगू के जैसे लेक की तरह टूरिस्ट स्पॉट नहीं था, जगह नहीं थी। इस कारण यहाँ झांकू की तरह दुनिया भर की तो क्या एक भी दुकान नहीं थी। खैर, यानी दुकान ही नहीं थी तो वो बर्फ में के लिए जूते कहाँ से ले। जनार्दन फोटो खिंचाने की बजाय मैं उस सारे परिदृश्य को अपने भीतर लगातार खींच रही थी, जिससे महानगर के डार्क रूम में इसे फिर देख सकूं। संपूर्णता के उन क्षणों में वह हिम शिखर मुझे मेरे आध्यात्मिक अतीत से जोड़ रहे थे। शायद ऐसी ही विभोर कर देने वाली दिव्यता के बीच हमारे ऋषि मुनियों ने वेदों की रचनाएं की होगी। अब लेखिका क्या सोच रही है कि शायद ऐसी जगह पर आकर हमारे ऋषि मुनियों ने वेदों की रचना की होगी, जीवन सत्यों को खोजा होगा, सर्वे भवन्तु सुखिनः का महामंत्र पाया होगा कि सभी सुखी रहे। अंतिम संपूर्णता का प्रतीक वह सौंदर्य, ऐसा कि बड़ा से बड़ा अपराधी भी इसे देख ले तो क्षणों के लिए ही सही करुणा का अवतार बुद्ध बन जाए। यानी वो कह रहे हैं कि इस जगह पे आ जाओ और इस दृश्य को देख ले तो बड़ा से बड़ा अपराधी भी इस सौंदर्यता को देखकर एक बार करुणा का अवतार बन जाए और बुद्ध की तरह बन जाए। और तभी दिमाग में कौंधा कि मिल्टन ने ईव की सुंदरता का वर्णन करते हुए लिखा था। किसने? मिल्टन ने। कि शैतान भी उसे देखकर ठगा सा रह जाता था और दूसरों का मंगल करने की वृत्ति भूल जाता था। क्या लिखा था? मिल्टन ने ईव की सुंदरता को देखा था और लिखा था कि शैतान भी उसे देखकर, अगर ये पंक्ति आपके आ सकती है कि किसने कहा था कि शैतान भी उसे देखकर ठगा सा रह जाता था और दूसरों का मंगल करने की वृत्ति भूल जाता था। मैंने मणि से पूछा, क्या उसने पढ़ी है मिल्टन की यह कविता? अगर आपको पूछा जाए यह पंक्तियाँ किसकी कविता में है तो मिल्टन की कविता में है। और मिल्टन ने किसकी सुंदरता को देखकर ये कविता लिखी थी? तो ईव की सुंदरता को देखकर ये कविता लिखी थी। दोनों प्रकार से ये प्रश्न आपके बन सकते हैं, ध्यान रखिएगा। पर मणि उस पर किसी दूसरे सवाल में जूझ रही थी। वह एकाएक दार्शनिकों की तरह कहने लगी, ये हिम शिखर जल स्तंभ है पूरे एशिया के। देखो प्रकृति भी किस नायाब ढंग से सारा इंतजाम करती है। सर्दियों में बर्फ के रूप में जल संग्रह कर लेती है और गर्मियों में पानी के लिए जब त्राही त्राही मचती है तो ये ही बर्फ शिलाएं पिघल पिघल कर जलधारा बन हमारे सूखे कंठों को तरावट पहुंचाती है। कितनी अद्भुत व्यवस्था है जल संचय की। ये कौन कहती है? मणि कहती है। ये सभी वाक्य याद रखना, किसने किसको कहा, कब कहा। मणि किसको कह रही है? ये लेखिका को कह रही है। मणि ने अभिभूत हो माथा नमाया। जाने कितना ऋण है हम पर इन नदियों का, हिम शिखरों का। संसार कितना सुंदर है। स्वप्न जगाते उन लम्हों में मैंने सोचा, पर तभी उदासी की एक झीनी सी परत मुझ पर छा गई। उड़ते बादलों की तरह पत्थर तोड़ती उन पहाड़ियों का ख्याल आ गया। लेखिका को क्या ख्याल आ गया? उन पहाड़ों को तोड़ती पहाड़ियों का। आत्मा की अनंत परतों को छिलता हुआ हमारा यह सफर थोड़ा और आगे बढ़ा कि तभी देखा इक्की दुक्की फौजी छावनियाँ। ध्यान आया यह बॉर्डर एरिया है, थोड़ी दूरी पर ही चीन की सीमा है। एक फौजी से मैंने कहा, इतनी कड़कड़ाती ठंड में उस समय तापमान -15 डिग्री सेल्सियस था और आप लोगों को बहुत तकलीफ होती होगी। लेखिका ने फौजी से कहा, इतनी कड़कड़ाती ठंड में जब यहाँ का तापमान -15 डिग्री सेल्सियस है तो आप लोगों को तकलीफ होती होगी। वह हंस दिया, एक उदास हंसी। आप चैन की नींद सो सके इसलिए तो हम यहाँ पहरा दे रहे हैं। किसने कहा? ये उस बॉर्डर पर तैनात सैनिक ने कहा। याद रखना, फेरी भेटूला, फिर मिलेंगे कहते हुए जितेन ने जीप चालू कर दी। थोड़ी देर बाद ही फिर देखी एक फौजी छावनी जिस पर लिखा था, वी गिव अवर टुडे फॉर योर टुमारो। मन उदास हो गया, भीतर कुछ पिघलने लगा। महानगर में रहते हुए कभी ध्यान ही नहीं आया कि जिन बर्फीली इलाकों में बैसाख के महीनों में भी 5 मिनट में ही हम ठिठुरने लग गए थे, हमारे ये जवान पोष और माघ महीना है हिंदी का, है ना,
माघ में भी, यानी जनवरी फरवरी का महीना है ये, में भी जबकि सिवाय पेट्रोल के सब कुछ जम जाता है, तैनात रहते हैं और जिन संकरे घुमावदार और खतरनाक रास्तों से गुजरने भर से हमारे प्राण कांप उठते हैं, उन रास्तों को बनाने में जाने कितनों के जीवन अपनी मियाद के पूर्व ही खत्म हो गए होंगे। मियाद यानी जो जीना चाहिए था उससे पहले। मेरे लिए यह रास्ता सचमुच एक खोज यात्रा थी। पूरा सफ़र चेतना और अंतर्यात्मा के में हलचल मचाने वाला था। बहरहाल हाँ, अब हम लायुंग वापस लौटकर फिर युमथांग की ओर। जितेन कुछ दिन पूर्व ही नेपाल में ताज़ा ताज़ा आया था। युमथांग की घाटियों में एक नया आकर्षण और जुड़ गया था। ढेरों ढेरों प्रियुता और रूडोड्रेट्रो के फूल। जितेन बताने लगा, बस 15 दिनों में ही देखिएगा पूरी घाटी फूलों से इस कदर भर जाएगी कि लगेगा फूलों की सेज रखी हो। कौन कह रहा है? जितेन कह रहा है। किसके फूल? रूडोडेंड्रो के और प्रियुता के फूल। आपको पूछे कि युमथांग में की घाटियों में कौन से फूलों का आकर्षण था, तो प्रियुता रूडोडेंड्रो के। यही रास्ते अपेक्षाकृत चौड़े थे, इस कारण खतरों का एहसास कम था। इन घाटियों में कई बंदर भी दिखे, कुछ अकेले तो कुछ अपने बाल बच्चों के साथ। बहरहाल घाटियों, वादियों, पहाड़ों और बादलों की आंख मिचौली दिखाती पहाड़ी कबूतरों को उड़ाती हमारी जीप जब युमथांग पहुंची तो हम थोड़े निराश हुए। बर्फ से ढके कटाव के हिम शिखरों को देखने के बाद युमथांग थोड़ा फीका लगा और यह भी एहसास हुआ कि मंजिल से कहीं ज़्यादा रोमांचक होता है मंजिल तक का सफ़र। बहरहाल युमथांग में चिप्स बेचती एक सिक्किमी युवती से मैंने पूछा, क्या तुम सिक्किमी हो? नहीं, मैं इंडियन हूँ, उसने जवाब दिया। सुनकर बहुत अच्छा लगा। सिक्किम के लोग भारत में मिलकर बहुत खुश है। जब सिक्किम स्वतंत्र रजवाड़ा था तब टूरिस्ट उद्योग इतना नहीं फला फूला था। हर एक सिक्किमी भारतीय आबोहवा में एक कदर घुल मिल गया है कि लगता ही नहीं कि कभी सिक्किम भारत में नहीं था। जीप में बैठने को हुए कि एक पहाड़ी कुत्ते ने रास्ता काट दिया। मणि ने बताया, ये पहाड़ी कुत्ते हैं, ये भौंकते नहीं, ये सिर्फ चांदनी रात में ही भौंकते हैं। कब भौंकते हैं? चांदनी रात में। क्या? विस्मय और अविश्वास से मैं उसे सुनती रही। क्या समुद्र की तरह कुत्तों पर भी पूर्णिमा की चांदनी कामनाओं का ज्वार भाटा जगाती है? खेल लौटती यात्रा में जीप में भी जितेन हमें रकम रकम की जानकारियाँ देता रहा, यानी तरह तरह की। मैडम, यहाँ एक पत्थर है जिस पर गुरु नानक के फुटप्रिंट है। कहते हैं यहाँ गुरु नानक की थाली से थोड़े से चावल छिटक कर बाहर गिर गए थे और जिस जगह चावल छिटक कर गिरे थे वहाँ चावल की खेती होती है। किसके? गुरु नानक के, है ना? याद रखना, ये भी प्रश्न बन सकता है। करीब 3-4 किलोमीटर बाद ही उसने फिर अंगुली दिखाई। मैडम, इसे खेदून कहते हैं। यह पूरा लगभग 1 किलोमीटर का एरिया है। क्या? खेदून। यहाँ देवी देवताओं का निवास है। जो गंदगी फैलाएगा वह मर जाएगा, यानी इसको खेदून कहते हैं। खेदून ये एक जगह है जहाँ पर देवी देवताओं का निवास माना जाता है और वहाँ जो गंदगी फैलाता है वह मर जाता है। तुम लोग पहाड़ों पर गंदगी नहीं फैलाते? लेखिका पूछती है। तो उसने जीभ निकालते हुए कहा, नहीं मैडम, पहाड़, नदी, झरने, हम इनकी पूजा करते हैं। इन्हें गंदा करेंगे तो हम मर जाएंगे। कौन कहता है? जितेन कहता है। तभी गैंगटॉक इतना सुंदर है। मैंने कहा, गैंगटॉक नहीं मैडम, गंतोक कहिए, इसका असली नाम गंतोक है। गंतोक का मतलब है पहाड़। अब वो क्या कह रहा है जितेन? गैंगटॉक नहीं, ये गंतोक है, इसको गंतोक कहिए। और गंतोक का मतलब क्या होता है? पहाड़। मैं कुछ पूछती कि वह फिर चालू हो गया, मैडम, युमथांग भी पहले टूरिस्ट स्पॉट नहीं था। ये तो सिक्किम जब भारत में मिला उसके भी कई वर्षों बाद भारतीय आर्मी के कप्तान शेखर दत्ता के दिमाग में आया कि यहाँ सिर्फ फौजियों को रहकर क्या होगा, घाटियों के बीच रास्ते निकाल कर हमें टूरिस्ट स्पॉट बनाया जा सकता है। आप देखिए अभी भी रास्ते बन रहे हैं। किसके दिमाग में ये आया था? कप्तान शेखर दत्ता, आर्मी के कप्तान। ये भी ध्यान रखना, पूछा जा सकता है। हाँ, रास्ते अभी भी बन ही रहे हैं। नए नए स्थानों की खोज अभी भी जारी है। शायद मनुष्य की इसी असमाप्त खोज का नाम सौंदर्य है, यानी कभी नहीं समाप्त होने वाली। मन ही मन में कहती हूँ, जीभ आगे बढ़ने लगती है। बच्चों, यहाँ पर यह पाठ पूरा होता है। बहुत ही शानदार, बहुत ही सुंदर पाठ। लेखिका ने यात्रा का वर्णन ऐसा किया है कि पढ़कर ऐसा लगा कि शायद हमने भी युमथांग और इन सब की यात्रा हमने भी, कटाओ की, भारत का स्विट्ज़रलैंड, सबकी यात्रा हमने भी कर ली हो। पाठ को पढ़कर ऐसा मुझे महसूस हुआ है। मैंने ऐसा महसूस हो रहा है जैसे सामने ताप्ती नदी बह रही हो, झरने बह रहे हो, ऐसा पाठ का वर्णन। बहुत शानदार पाठ, बहुत ही सुंदर पाठ। आपको अगर अच्छे से समझ में आया हो तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिए। और साथ में मैं आपको बता देती हूँ कि इन पाठों से क्या क्या प्रश्न बनते हैं वो मैं बताती जा रही हूँ। फिर भी
मैं एक अलग से जब 9th-10th के पार्ट पूरे हो जाएंगे उसके बाद मैं प्रश्न जैसे जैसे एग्ज़ाम पास में आएंगे मैं प्रश्नोत्तरी की वीडियो भी डालूंगी इन पाठों के। इसलिए आप निश्चिंत रहिए, आप बस मेरा साथ दीजिए, मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। तो आपका अगर साथ मिलता रहेगा तो मैं ज़रूर मेहनत करूँगी, नहीं तो फिर मैं 10th का पूरा होने के बाद रोक दूँगी वीडियो, आगे 11th-12th का नहीं डालूँ ऐसा विचार कर रही हूँ, क्योंकि ज़्यादा लाइक और शेयर मुझे प्राप्त नहीं हो रहे हैं। इसी के साथ बच्चों, जय हिंद, जय भारत।